नमस्कार। आज के इस ई व्याख्यान में हम पुनर्जागरण अथवा रेनेसा के बारे में अध्ययन करेंगे। रेनेसा एक फ्रेंच वर्ड है जिसका अर्थ होता है पुनर्जागरण अर्थात पुनः जागना। यह एक जीवन के हर क्षेत्र में होने वाला एक बहुत बड़ा परिवर्तन था जिसकी शुरुआत इटली से हुई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुनर्जागरण की कि पुनर्जागरण से हम क्या समझते हैं। पुनर्जागरण शब्द मानव के स्वातंत्र प्रिय साहस को, जो मध्य युग में धर्माधिकारियों द्वारा जकड़े व बंदी बनाए गए थे, व्यक्त करता है। यह साउथगेट के अनुसार कही गई कथन है। इस कथन का अर्थ है कि मध्यकाल में जो भी धर्माधिकारी थे उनके द्वारा धर्म के आधार पर, अंधविश्वास के आधार पर लोगों को या जनता को जिस प्रकार से मूर्ख बनाया जा रहा था, उन धार्मिक बंधनों के प्रति लोगों के साहसी विचारों को, उस साहस का नाम दिया गया है पुनर्जागरण। यूरोप का मध्यकाल कोई पूर्णतः अंधकार युग नहीं था, किंतु इस काल के अंत के आसपास ऐसी परिस्थितियां जरूर पैदा हुई जिन्होंने मनुष्य को चेतनायुक्त बनाया। यही चेतना पुनर्जागरण कहलाती है। पुनर्जागरण कोई राजनीतिक अथवा धार्मिक आंदोलन नहीं था। यह पुनर्जागृति तो एक मनोदशा थी। स्विस इतिहासकार जेकब बुर्कहार्ट की कृति सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली, जिसका कि प्रकाशन 1860 ईस्वी में हुआ, उसके साथ यह मान्यता अपने चरम शिखर पर पहुंच गई थी कि पुनर्जागरण एक लंबी नैतिक एवं बौद्धिक जड़ता के बाद अस्तित्व में आया था तथा यह मानव चेतना के क्षेत्र में एक बड़ा क्रांतिकारी कदम था और इसमें इटली की भूमिका सर्वाधिक थी। परंतु अब बुर्कहार्ट की मान्यता के विपरीत यह मत स्वीकार किया जाने लगा कि पुनर्जागरण एक पूर्णतः नए ऐतिहासिक आंदोलन की बजाय तत्कालीन मानसिक स्थिति को ही कहीं ज्यादा व्यक्त करता है। प्राचीन युग की उन्नत यूनानी एवं रोमन सभ्यता, जो मध्यकाल में लुप्त प्राय हो चुकी थी, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के कारण पुनर्जागरण काल में फिर सजीव हो उठी। इस युग में पुनः उन आदर्शों तथा मूल्यों को महत्व दिया जाने लगा जो मध्यकाल में नगण्य समझे जाते थे, जैसे कि लौकिक जगत के प्रति आस्था। लौकिक जगत अर्थात जो हम देखते हैं, जिस वस्तु को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मानववाद का विकास, मानव के लिए सोचना, मानव की खुशियों के बारे में सोचना, उसका अर्थ होता है मानववाद। रूढ़िवादिता के स्थान पर तर्क की महत्ता। किसी भी बात को आप तभी मानो जब वह तर्क की कसौटी पर या किसी तथ्य के अनुसार सत्य पाई जाती है। रूढ़िवादिता को छोड़ने के बजाय तर्क के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर उसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। प्राकृतिक सौंदर्य की अनुभूति आदि पुनर्जागरण काल में पुनः महत्वपूर्ण हो गए। पुनर्जागरण युग में बहुत सारी प्रवृत्तियां पूर्णतः नवीन थी, जिनका प्राचीन यूरोप से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। मूलतः यह एक संक्रमण काल था जो एक ओर मध्यकालीन विशेषताएं लिए हुए था, तो दूसरी ओर इसमें आधुनिकता की भी अपरिमित संभावनाएं थी। इस प्रकार से पुनर्जागरण विशुद्ध प्रतिगामी नहीं था। वस्तुतः यह काल पुरातन की प्रेरणा पर अवलंबित नवीन युग निर्माण की प्रक्रिया का था, अर्थात नए युग का, नई दुनिया की प्रक्रिया का यह एक नवीन भाग था।
यूरोपीय इतिहास की विवेचना के संदर्भ में पुनर्जागरण काल मोटे तौर पर 14वीं से 16वीं शताब्दी तथा विशेष रूप से 1350 ईस्वी से 1550 ईस्वी के मध्य माना जाता है। साधारणतया आधुनिक यूरोप का प्रारंभ पुनर्जागरण से ही माना जाता है, क्योंकि पुनर्जागरण ने यूरोप में विचार की स्वतंत्रता, वैज्ञानिक एवं आलोचनात्मक दृष्टि, चर्च के प्रभुत्व से कला एवं साहित्य की मुक्ति तथा प्रादेशिक भाषाओं के विकास को संभव बनाया। तो पुनर्जागरण का अर्थ हम किस संदर्भ में लेते हैं कि यूरोप में विचारों की स्वतंत्रता, व्यक्ति के मन में जो भी विचार आता है उसको स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी, जो कि उस समय नहीं थी। चाहते हुए भी चर्च का अपना प्रभुत्व था, उस प्रभुत्व की वजह से कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने विचारों या भावनाओं को या कोई भी नई बात को वह कहने से डरते थे। इस प्रकार से चर्च के प्रभुत्व से कला एवं साहित्य की मुक्ति हुई तथा प्रादेशिक भाषाएं, जो वहाँ की स्थानीय भाषा थी, उन स्थानीय भाषाओं में ही जनता ने उन नए विचारों को पढ़ा, लिखा और समझा, जिनको आसानी से आत्मसात कर लिया गया। और वो सारी बातें थी जो कि वैज्ञानिक एवं आलोचनात्मक दृष्टि, अर्थात जिस चीज़ को आप विज्ञान की कसौटी पर खरा मान सकते हैं या जो तर्कों के आधार पर तर्क की कसौटी पर खरी उतरती हैं या सत्य आती है, उसी बात को माना जाए। तो इस तरीके के विचारों का सामूहिक नाम ही पुनर्जागरण कहा गया है, जिसका कि काल 1350 से 1550 ईस्वी के मध्य माना जाता है। पुनर्जागरण शब्दावली से उन सभी बौद्धिक परिवर्तनों का बोध होता है जो मध्य युग के अंत में दृष्टिगोचर हो रहे थे। दूसरे शब्दों में इसमें मध्यकाल की समाप्ति तथा आधुनिक काल के आरंभ तक के बौद्धिक परिवर्तनों का समावेश है। परिवर्तनों से तात्पर्य सामंतवाद की अवनति, जिसका कि अध्ययन हमने इसके पूर्व के जो व्याख्यान है उसमें किया है। सामंतवाद क्या है और सामंतवाद का पतन किस प्रकार से हुआ यूरोप में। प्राचीन साहित्य का अध्ययन, राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान, आधुनिक विज्ञान का प्रारंभ, बारूद एवं कुतुबनुमा का आविष्कार, नए व्यापारिक मार्गों की खोज, प्रारंभिक पूंजीवाद का आरंभ इत्यादि से हैं। फ्रांस के प्रसिद्ध इतिहासकार जुल्स मिशेलेट ने पुनर्जागरण की व्याख्या करते हुए दो ऐसे व्यापक आयामों की ओर संकेत दिया है जिसमें पुनर्जागरण के सुधारवादी समग्र प्रयत्न आ जाते हैं। तो ये कौन कौन से हैं समग्र प्रयत्न? इतिहासकार जुल्स मिशेलेट के अनुसार ये दो आयाम हैं, दुनिया की खोज और मनुष्य की खोज। दुनिया की खोज से तात्पर्य 15वीं एवं 16वीं शताब्दी की उन भौगोलिक उपलब्धियों से हैं जिन्होंने अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर को व्यापार के लिए खोला और पुरानी दुनिया के लोगों को अमेरिका की नई दुनिया, दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का परिचय कराया, जिनका कि पहले ज्ञान नहीं था। जैसे कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, उससे पहले तक लोगों को पता नहीं था कि ऐसा भी कोई देश है। तो इस प्रकार की भौगोलिक खोजों के अंतर्गत नए देशों की खोज को इन्होंने दुनिया की खोज नाम से एक आयाम दिया। दूसरा जो है मनुष्य की खोज के अंतर्गत मानव शक्ति के उस पक्ष को लिया गया जिसके द्वारा उसने मध्यकालीन पोपशाही को अस्वीकार किया तथा
विकसित एवं स्वतंत्र दृष्टि का अवलंबन किया। दूसरे आयाम का अर्थ हम यूँ समझ सकते हैं कि पोपशाही अर्थात पोप जो कहता है वही सत्य है, इस बात को अस्वीकार किया गया नए नए विचारों के माध्यम से। इसका विरोध किया गया। इसका नाम दिया गया है मनुष्य की खोज वाला नया आयाम। विद्वान लेखक हेनरी एस लूकस के अनुसार पुनर्जागरण से तात्पर्य मध्यकालीन विचारों के तरीकों में परिवर्तन से है। लेखक इसी बात को आगे इस तरीके से समझाते हैं कि पुनर्जागरण शब्द का अर्थ सभ्यता के पुनर्जीवन से नहीं है, अपितु इसका अर्थ है इटली के उन सांस्कृतिक परिवर्तनों से हैं जो कि 1300 ईस्वी के बाद इटली में विकसित हुए तथा 1600 ईस्वी के पूर्व यूरोप के अन्य भागों में फैले। पुनर्जागरण को परिभाषित करते हुए इतिहासकार फिशर लिखते हैं कि मानवतावादी आंदोलन का आरंभ, धर्म के क्षेत्र में नवीन दृष्टिकोण, स्थापत्य एवं चित्रकला का नया स्वरूप, व्यक्तिवादी सिद्धांतों का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और छापेखाने का आविष्कार इत्यादि विशेषताओं को सामूहिक रूप में सांस्कृतिक नवजागरण कहते हैं। तो इतिहासकार फिशर ने जो बात कही है उसको अगर हम विस्तार से समझें तो उन्होंने एक वर्ड दिया है मानवतावादी आंदोलन का आरंभ। मानवतावादी आंदोलन से हम यूँ समझ सकते हैं कि मानववाद से बना है मानवतावादी। मानववाद का अर्थ है कि मानव का मानव के लिए, उसकी खुशियों के लिए सोचना, उसके जीवन का आनंद किस प्रकार से वह ले सकता है, उस तरह की बातों के लिए सोचना, वो कहलाता है मानवतावादी आंदोलन, जिसका कि आरंभ पुनर्जागरण के काल से विचारों की स्वतंत्रता के आधार पर हुआ। धर्म के क्षेत्र में नवीन दृष्टिकोण, धर्म की जो पुरानी बातें थी उन सारी बातों का खंडन किया गया और उन्हीं बातों को स्वीकार किया गया जो कि वैज्ञानिक कसौटी पर खरी उतरती हैं और केवल पोपशाही या पोप के द्वारा जो कही गई बातें थी उनका लोगों ने विरोध किया और नए दृष्टिकोण का विकास हुआ। स्थापत्य एवं चित्रकला का नया स्वरूप, इन चित्रों के माध्यम से या स्थापत्य कला के माध्यम से लोगों में जन जागृति पैदा की। कलाकार, नए नए कलाकार जो है उनको संरक्षण प्रदान किया गया और उन्होंने अपने कला के माध्यम से, स्थापत्य कला के माध्यम से या चित्रकला के माध्यम से लोगों में नई चेतना का जो है संचार किया। व्यक्तिवादी सिद्धांतों का विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिसकी हमने पहले ही बात की कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण विज्ञान की कसौटी पर जो बात खरी उतरती है वह इस तरीके का दृष्टिकोण होना चाहिए। और छापेखाने का आविष्कार, छापेखाने के आविष्कार से कोई भी इतिहासकार या कोई चित्रकार अपनी बात को कह सकता था। उसके माध्यम से, छापेखाने के माध्यम से उस बात को जो है दूसरे लोगों तक पहुंचाया गया। तो छापेखाने के आविष्कार ने भी पुनर्जागरण की गति को काफ़ी सीमा तक बढ़ाया। इन सारी सामूहिक विशेषताओं को सम्मिलित रूप से सांस्कृतिक नवजागरण का नाम दिया गया है। इतिहासकार सिमोंड ने पुनरुत्थान की व्याख्या करते हुए लिखा है कि यह एक आंदोलन था जिसके द्वारा पश्चिम के राष्ट्र मध्य युग से निकलकर आधुनिक विचार तथा जीवन की पद्धतियों को ग्रहण करने लगे। इतिहासकार हेज ने पुनर्जागरण शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है कि पुनर्जागरण शब्द, जिसका शाब्दिक अर्थ पुनर्जन्म है,
इसका प्रयोग दुर्भाग्यवश मध्यकाल के आधुनिक में परिवर्तित होने की संपूर्ण अवधि के लिए किया जाने लगा, जबकि इस काल में आरंभिक आधुनिक यूरोप की राजनीति, अर्थशास्त्र तथा वैज्ञानिक संभावनाओं पर बल देने वाली कला एवं ज्ञान के शास्त्रीय रूप को ही पुनर्जन्म मिला था। किंतु पूर्णतः ऐसा भी नहीं था। 14वीं और 17वीं शताब्दी की अवधि के बीच 14वीं और 17वीं शताब्दी की अवधि के बीच घटित होने वाली विशिष्ट घटनाओं में से कई सर्वथा मौलिक थी। उनका प्राचीन यूरोप से कोई संबंध नहीं था। वास्तव में पुनर्जागरण शब्द का निश्चित सीमा में प्रयोग होना चाहिए और उसे आधुनिक युग में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों को निर्दिष्ट करने के अर्थ में नहीं लिया जाना चाहिए। तो यह इतिहासकार हेज के द्वारा पुनर्जागरण की व्याख्या करते हुए कहे गए अपने विचार हैं, जिसका कि शाब्दिक अर्थ पुनर्जन्म है, लेकिन इसका प्रयोग दुर्भाग्यवश मध्यकाल के आधुनिक में हुए परिवर्तित होने की संपूर्ण अवधि के लिए किया जाने लगा। तो इस प्रकार की बात उन्होंने कही है। दूसरा, हम पुनर्जागरण को इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि पुनर्जागरण एक ऐसा बौद्धिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन था, जिसमें प्राचीन यूरोप की प्रेरणा के आधार पर नए यूरोप का निर्माण हो रहा था। प्राचीन यूरोप की जो प्रेरणा थी उसके आधार पर नए यूरोप का निर्माण हो रहा था तथा आलोचनात्मक एवं अन्वेषणात्मक प्रवृत्तियां जन्म ले रही थी। जो चीज़ सत्य नहीं है या विज्ञान की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है उसकी आलोचना करना, और अन्वेषणात्मक अर्थात नई नई रिसर्च या अनुसंधान के द्वारा जो चीज़ सामने आती हैं, इस प्रकार की प्रवृत्तियां जन्म ले रही थी। परिणाम स्वरूप मनुष्य मध्यकालीन बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र चिंतन की ओर अग्रसर हुआ तथा मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का उन्नयन आरंभ हुआ, जो उस युग की कला, साहित्य, दर्शन एवं विज्ञान आदि क्षेत्रों में परिलक्षित हुआ। इन सारे परिवर्तनों को सामूहिक रूप से हम पुनर्जागरण का नाम देते हैं, जिन्होंने मानव जीवन के हर एक पहलू को प्रभावित किया। और पुनर्जागरण का प्रारंभ जो है इटली से माना जाता है, फिर वह संपूर्ण यूरोप और पूरी दुनिया में जो है इन विचारों को फैलाया गया या हर व्यक्ति तक यह पहुँचे। तो इस प्रकार से इस व्याख्यान के माध्यम से हमने पुनर्जागरण क्या है, इसको रेनेसा भी कहा जाता है, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है जिसका अर्थ है कि जागे हुए को पुनः जगाना। शाब्दिक अर्थ यह है इसका, लेकिन यह पूरे समूचे मानव जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन था, चाहे वह धार्मिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो या वैज्ञानिक हो या साहित्यिक हो। सारे परिवर्तनों को सामूहिक रूप से जो है पुनर्जागरण का नाम दिया गया है। थैंक यू।